हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फंड फ्लो के क्वेश्चन नंबर 22 से। द वर्किंग कैपिटल इंक्रीज, ऐसा बोला है। अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कब होती है, देखो एक सिंपल सा है, रिपीटेड एमसीक्यू ऐसे बहुत बार आ चुका है, हमने आगे भी देख लिया। तो अगर आपको पता है करंट एसेट होती है, करंट लायबिलिटीज होती है, और अगर करंट एसेट में इंक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है। और अगर करंट एसेट के अंदर डिक्रीज होता है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होती है। यहाँ पर अगर इंक्रीज होता है तो ये डिक्रीज होता है, और ये अगर डिक्रीज होता है तो ये इंक्रीज होता है। बस इतना याद रख लो, काम बन गया। उसने क्या पूछा, इंक्रीज के बारे में पूछा। तो इंक्रीज कब होती है, ये दो केस में इंक्रीज होती है वर्किंग कैपिटल। तो मतलब इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होने पे वर्किंग कैपिटल कभी भी इंक्रीज नहीं होती, मतलब ये गलत है। इंक्रीज इन करंट एसेट, यस बिल्कुल सही है। डिक्रीज इन करंट एसेट नहीं, ये भी गलत है, और ये तो आपको पता ही है गलत। ठीक है, तो मतलब ये रिपीटेड एमसीक्यू आ गया लगभग। ओके, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। विच स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, देखो विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब कौन सा गलत है। विद रेफरेंस टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट के हिसाब से कौन सा यहाँ पर गलत है। ठीक है, it does not affect the fund flow statement, it's reduce the net profit, hence the adjustment made for the net profit is a non-cash transaction and so it should be added back to the profit. If an adjusted profit loss account is prepared, it would be appear on the credit side of this account. देखो एक चीज समझो, डेप्रीशिएशन जो होता है ना, उसको हम एक तो बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंडिचर। ठीक है, पहली बात इसके बारे में ये समझ के रखो। इसकी एंट्री कहाँ होती है, तो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड होती है। ये दूसरी चीज याद रखना। और ये जो होता है ना, वो प्रॉफिट में एड बैक होता है, मतलब एड बैक इन प्रॉफिट। ओके, क्यों एड बैक होता है, ड्यू टू नॉन कैश आइटम्स, कि ये नॉन कैश आइटम्स होने के कारण ये प्रॉफिट में क्या होता है, एड बैक हो जाता है, ऐड हो जाता है। और यहां पर आपको यही चीज पूछिए कि क्या गलत है, फॉल्स क्या है। ओके, तो देखो आपको यहां पर एक चीज समझ में आई, ये चीज गलत लिखी है। देखो उसने एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट की कौन सी साइड लिखा है, क्रेडिट साइड लिखा है। ये चीज गलत लिखी, क्रेडिट साइड नहीं आता, ये डेबिट साइड आता है, डेबिट साइड आता। तो ये डी वाला ऑप्शन उसने गलत छाप दिया है। तो ये डी ऑप्शन जो है ना, वो अपना आंसर हो गया। उसने यही पूछा है कौन सा सेंटेंस मतलब गलत है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, देखो यहां पर, फ्रॉम द फॉलोइंग विच आइटम इज नॉट सोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो मैंने आपको जब फंड फ्लो स्टेटमेंट चलाया था तो मैंने आपको एक फॉर्मेट सिखाया है सबके, मतलब आपको सारे फॉर्मेट सिखाया कि प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड क्या आएगा, क्रेडिट साइड क्या आएगा, फंड फ्लो के अंदर सोर्सेस में क्या आएगा, एप्लीकेशन में क्या आएगा। इसको एक बार लर्न कर लो अच्छे से। ठीक है, उधर से एमसीक्यू काफ़ी बन रहे, आप देख लो। यहाँ पर पूछा है कौन सा डेबिट साइड नहीं शो होता है, ये ध्यान से देखना स्टूडेंट, डेबिट साइड वाला ही देखते हैं, नॉट इज शोन ऑन डेबिट साइड। देखो डेप्रीशिएशन एंड अदर नॉन कैश एडजस्टमेंट, ये आपका डेबिट साइड होता है, सही है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो भी हम डेबिट साइड बताते हैं, ये भी सही है। प्रॉफिट ऑन सेल्स, देखो प्रॉफिट कब से डेबिट साइड आने लग गया, तो यही तो पूछा है, नॉट सोन ऑन डेबिट साइड। प्रॉफिट तो कौन सी साइड बताते, क्रेडिट साइड बताते, और प्रपोज डिविडेंड भी डेबिट साइड बताते। मतलब अगर आप एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो यहां पर आता है आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट यहां पर आता है, और यहां पर आता है डेप्रीशिएशन क्वेश्चन के अंदर जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व पता है क्या होता है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब जनरल रिजर्व होता है।
एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। ओके, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब जनरल रिजर्व का जो हम अलोकेशन करते हैं वो। और यहां पर आता है प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, तो ये सभी चीज तो यहाँ पर डेबिट साइड होती है, ये चीज क्रेडिट साइड होती है, तो यही आपका आंसर हो गया क्योंकि यही गलत है। इन विच अकाउंट डिबेंचर डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, ओके, कौन से अकाउंट में दिखाते हो? देखो डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट आप एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हो ना, तो उसके यहां पर डिबेंचर डिस्काउंट का रिटर्न ऑफ वाला अमाउंट बताते हो। अगर आगे चल के गुडविल रिटर्न ऑफ पूछा तो वो भी यहां पर ही बताओगे। अगर आगे चल के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का रिटर्न ऑफ पूछा तो भी यहां पर बताओगे। कुछ भी अगर आपने रिटर्न ऑफ किया तो वो यहां पर आएगा। और एक चीज और, डेप्रिसिएशन, ओके, अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट या तो लॉस ऑन एसेट्स, ये सब कुछ यहां पर आएगा। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको पूरी लिस्ट बता दी है इसकी, आप मेरा जो डिटेल लेक्चर है उसके अंदर जाके देखो इसके फॉर्मेट में। ठीक है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी साइड बताओगे, तो एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस के साइड बताओगे, ये सही आंसर हो गया। ठीक है, चल एक और चीज यहाँ पर पूछी है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट, ओके, इफ देयर इज अ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अच्छा, डेटर्स के पास से अगर हम पैसा कलेक्ट करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? तो देखो एक चीज समझो, मैंने आपको एक चीज अभी समझाई थी ऐसे 4 लाइन बना के। आपको पता है मैंने अभी यहाँ पर समझाया भी था करंट एसेट्स, ये मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनाए हुए उसके ऊपर समझाऊंगा। पहले यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा पार्ट समझ लो। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? तो करंट एसेट्स में आता है एक तो डेटर्स, ठीक है, आपको पता है कैश भी आता है, स्टॉक भी आता है, ठीक है, और भी मतलब बिल्स रिसीवेबल भी आ सकता है। अभी हम इतना लेके समझ लेते हैं। यहां पर क्या बोला? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, मतलब समझो कि आपके पास डेटर्स 1 लाख है और मेरे पास कैश है 50,000 का। ओके, मेरे पास स्टॉक है दूसरा 50,000, मेरे पास बिल रिसीवेबल है 50,000। मेरे पास टोटल कितना एसेट हो गया? 2,50,000 हो गया। अब अगर समझो मैंने डेटर्स के पास से पैसे कलेक्ट किया, मतलब समझो कलेक्शन ऑफ, सॉरी कलेक्शन फ्रॉम आएगा ना, ऑफ थोड़ी आएगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। समझो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मैंने लिख दिया 10,000। तो क्या फर्क पड़ता है इससे कि डेटर्स से पैसा कलेक्ट किया तो डेटर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। डेटर्स के पास से 1 लाख लेना था, बोला कि भाई 10,000 लाओ मुझे चाहिए, ज़रूरत था, तो डेटर्स ने दे दिया, तो डेटर्स से पैसा कलेक्ट कर लिया, तो डेटर्स बन गए 90,000। और डेटर्स ने पैसा दिया होगा तो यहाँ पर आ गया पैसे, मतलब कैश अकाउंट में 10,000 आ गया, बढ़ गया वापस, तो ये हो गया 60,000। और स्टॉक का तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा और यहाँ पर बिल रिसीवेबल में कुछ नहीं फर्क पड़ा, तो आपका ओवरऑल टोटल वापस 2,50,000 रह गया कि नहीं रह गया? मुझे बताओ जरा, ये एग्जाम्पल से अगर आपको समझ में आया हो तो। समझे कि नहीं बात को? मतलब कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। पड़ता है क्या? नो चेंजेस, मतलब यहां पर करंट एसेट बढ़ रही है और करंट एसेट ही कम हो रही है, तो नो चेंजेस, मतलब इससे नो चेंजेस आएगा। मतलब यहां पर आपका आंसर होगा फंड विल बी नो अफेक्टेड, मतलब फंड में कोई फर्क नहीं पड़ता, जाने दो उसको, छोड़ दो। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो क्या लिखा है पढ़ो। When the शेयर आर इशू फॉर द कैश। अच्छा, शेयर अगर आप कैश में इशू करते हो तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अच्छा, शेयर इशू करते हो,
अगर शेयर इशू करते हो तो क्या क्या फर्क पड़ता है, चलो वो देखते हैं। देखो अगर मैं शेयर इशू करता हूं, ओके, तो देखो एक तो मेरी कैपिटल इंक्रीज होती है, कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ओके। दूसरा एक मेरा सोर्स ऑफ फंड भी हो सकता है, सोर्सेस ऑफ फंड भी हो सकता है। तीसरा मेरा करंट एसेट जो है ना, वो भी क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। क्यों, अगर मैं शेयर इशू करूंगा तो पैसे तो कलेक्ट करूंगा कि नहीं करूंगा। शेयर इशू करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, ओके, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री होती है। तो मेरे पास पैसा आया, और बैंक अकाउंट तो क्या होता है, करंट एसेट होता है कि नहीं होता है। तो करंट एसेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो करंट एसेट इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। सोर्स ऑफ फंड भी हो गया और कैपिटल भी इंक्रीज होगी। मतलब देखो इश्यू करने, मतलब शेयर इशू करने की ये इतनी फर्क पड़ता है, इतना फर्क पड़ता है, ठीक है। इतनी इतनी चीज हम बोल सकते हैं शेयर इशू करने। यहां पर देखो क्या लिखा है, शेयर इशू करने से क्या होगा, शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी, यस बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन करंट एसेट, बिल्कुल सही है, करंट एसेट इंक्रीज होगी। अच्छा, यहां पर बोला गया इट सोर्स ऑफ फंड, ये भी सही है। देखो शेयर इशू करने से लायबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क पड़ेगा, लायबिलिटीज में फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब शेयर इशू करने से लायबिलिटीज को क्या लेना देना, हमको तो शेयर इशू करने से पैसे मिलते हैं, तो करंट एसेट को लेना देना होता है, लायबिलिटीज को कोई लेना देना नहीं। ये गलत हो गया। When a goods worth 10,000 sold for the cash, ओके, अगर 10,000 का गुड्स में 8,000 के कैश में मतलब बेच दिया, तो क्या एंट्री होती है वो बताओ। अब देखो इसको समझते, देखो अगर आपने ये चीज़ समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ लिखते जाओ। आपको एक एमसीक्यू के अंदर मैं 4-5-6 एमसीक्यू करवा देता हूँ, ऐसा काम करवा रहा हूँ मैं। अगर आपको 10,000 का गुड्स अगर 10,000 में ही बेच रहे हो, चाहे वो कैश में बेचोगे, ठीक है, चाहे वो कैश में बेचोगे या क्रेडिट पे बेचोगे, ठीक है, एक चीज समझ लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। फंड फ्लो को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, 10 का गुड 10 में बेच दिया, काम खत्म करो, कैश में बेचो क्रेडिट पे बेचो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो इफेक्ट। अगर 10,000 का गुड जो है वो 12,000 में बेचा होता, मतलब यहां पर प्रॉफिट में बेचा, चाहे वो कैश में बेचे या क्रेडिट में बेचे। 2,000 प्रॉफिट लिया कि नहीं लिया, 2,000 का प्रॉफिट लिया कि नहीं लिया, प्रॉफिट लिया। और प्रॉफिट एक तरीके से क्या होता है, सोर्सेस ऑफ फंड होता है। क्या होता है, सोर्सेस, ठीक है। और यहां पर तो सर उल्टा ही हो रहा है, 10,000 का जो गुड्स है वो 8,000 में, चाहे वो कैश में बेचे या क्रेडिट में बेचे, देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानबूझ के यहाँ पर आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, कैश में बेचा क्रेडिट में बेचा, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर कैश लिखे या क्रेडिट लिखे। तो यहाँ पर 2,000 का लॉस हो रहा है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहीं कोई लेक्चर में समझाया था इसी एमसीक्यू वाले टॉपिक में कि लॉस मतलब कि एक तरीके से एप्लीकेशन होता है। तो यहां पर तो सर जी ये एप्लीकेशन हो गया ना, एप्लीकेशन ऑफ फंड हो गया, इट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड, है ना। देखो मैं आपको एक चीज नहीं समझा रहा हूं, एक के साथ 10 चीज समझा रहा हूं, आप उसको लिख के रखो बहुत लॉजिकल वे से। एक्सप्लेनेशन पूरा मतलब काम का है, सिर्फ फंड फ्लो रट्टा मार के नहीं निकलना है अपने को, ठीक है। यहाँ पर पूरा समझ के जाओ, क्योंकि 2-1-3 मार्क्स तक के एमसीक्यू आएंगे तो कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं आपको हार्ड वाले एमसीक्यू भी करवाऊंगा, ये मैं बेसिक करवा रहा हूँ, बेसिक के बाद ही हार्ड पे जा सकते हैं, डायरेक्ट हार्ड पे थोड़ी कुछ काम मारेंगे। चलो यहां पर बोला है कुछ और, डिक्रीज के बारे में बोला कि वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है, ओके। चलो अपना वो काम बना लो। देखो वर्किंग कैपिटल अगर मैंने बताया था कि इंक्रीज होती है तो
क्या होता है, और डिक्रीज होती है तो क्या होता है। अगर वर्किंग कैपिटल अगर आपकी इंक्रीज होती है तो वो हो जाता है आपका एप्लीकेशन, और वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होती है तो वो आपका हो जाता है सोर्सेस। अगर इतने से काम बनता है ना तो पहले चेक कर लो। देखो, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो वो सोर्सेस ऑफ फंड है। तो यहाँ पर इट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड नहीं, गलत है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ फंड, ये सही है। नो इफेक्ट हो, कोई फ़र्क ही नहीं होता। इट सोर्स एंड एप्लीकेशन नहीं, मतलब देखो इतने से ही काम बन गया, कितना अच्छा है ना। बात समझ में आ रही है? जितना समझा रहा हूँ उसके हिसाब से सारे एमसीक्यू कर पा रहे हो। देखो, वैन द बोनस शेयर आर इशू ऑन द कैपिटल रिजर्व। अच्छा, बोनस शेयर इशू कर, देखो एक चीज़ समझो, मैंने आपको बोला है कि अगर ऐसा एक पार्ट बताया था ना कि 1 नंबर यहाँ पर, 2 नंबर यहाँ पर, 3 नंबर यहाँ पर, ये 4 नंबर यहाँ पर, और यहाँ पर होता है कैपिटल, और यहाँ पर होता है रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, बोनस शेयर जो है उसको अगर इश्यू करने से कैपिटल रिजर्व में से, मतलब एक बाजू रिजर्व कम हो जाएगा, एक साइड रिजर्व जो है वो कम हो जाएगा, और दूसरी साइड जो है वो कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगी। तो फर्क क्या पड़ता है, दोनों इसमें ही तो आते हैं, और यहाँ पर दोनों एक ही हेड में आते हैं ना, 1 2 3 4, ठीक है, 1 1 2 2 3 3 4 4, फिर 1 2 और 3 4, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि फंड फ्लो विल नॉट बी इफेक्टेड, कंप्लीट। तो ये देखो आपके 30 एमसीक्यू यहाँ पर मैंने कंप्लीट करवाया फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 30 एमसीक्यू करवाए, ये 30 के सामने मैंने आपको दूसरे हर एक एमसीक्यू के अंदर दूसरे 4-5 कुछ ज़्यादा ही बता दिया, ठीक है, जिससे आपको पूरा फंड फ्लो का कॉन्सेप्ट आने का मतलब पूरा चांसेस है। और भी करेंगे, और भी बहुत सारे एमसीक्यू है फंड फ्लो के जो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले इतने कंप्लीट करिए और इसको समझ के रखिए, इसके हिसाब से आगे की कोई और एमसीक्यू अगर आपके पास है जो उसको कंप्लीट कीजिए। हो रहे कि नहीं हो रहे, जो भी डाउट है वो मुझे बताइए। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।